तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कि मध्य प्रदेश में हम किस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते। बेसिकली मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर होता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा इसका, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, प्रमोशन किस तरीके से मिलता है इसमें, और इसमें सीटीआई या फिर सीआईटीएस का क्या रोल रहता है एमपी में, इसकी एज लिमिट क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, और जॉब लगने के बाद आपका रिटायरमेंट किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब ट्रेनिंग ऑफिसर की बात की जाती है या फिर हम इसको हिंदी में बोले प्रशिक्षण अधिकारी, जो हमारे गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस हैं उनमें जो टीचर्स आईटीआई स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उन टीचर्स को हम प्रशिक्षण अधिकारी या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर या शॉर्टकट में टीओ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो एक टीचर है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि इसके लिए हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। देखिए, मिनिमम आपके पास में 10th आप क्वालिफाइड हो, मतलब कि पास हो, और इसके साथ में आपके पास में किसी भी ट्रेड से आईटीआई हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि 10th प्लस आईटीआई। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 10th है, 10th के बाद आईटीआई में जनरली एडमिशन मिल जाता है, तो 10th आपने पास किया। अगर आपने आईटीआई जैसे कि कोपा ट्रेड में किया है तो कोपा ट्रेड से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं कोर्सेज़ की, अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया हो या फिर एससीबीटी से किया हो। नेक्स्ट, अगर आपने 10th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से, जैसे कि सीएस, आईटी, ईसी, तो जिस ब्रांच से आपने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया उसी ब्रांच में उसी ट्रेड में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने इसके बाद में आपने बीई या बीटेक किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने बीटेक कंप्लीट किया सीएस ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप कोपर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी एक सीट है, पीडीएफ निकल के आता है जब नोटिफिकेशन आता है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बीसीए किया है तब भी आप कोपर ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं, एमसीए किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने 1 साल का ओनली पीजीडीसीए भी किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें है 10th प्लस आईटीआई, या फिर आपके पास 10th प्लस पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, या फिर आपने जब बीटेक किया होगा तो आपके पास 12th तो हो गई, 10th 12th और बीटेक की मार्कशीट, या फिर बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, या फिर आपने ओ लेवल सर्टिफिकेशन किया हो। तो ये बेसिक डिटेल है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की। आपने अगर मिनिमम आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है अब उसको हम बोलते हैं MPESB, मतलब कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हिंदी में बोला जाता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या फिर आयोग, ठीक है, जो कि इसका नया नाम दिया गया। पहले इसको व्यापम बोलते थे। तो यही इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका टेक्निकल है जो कि 75 मार्क्स का होता है, और दूसरा पार्ट आपका 25 मार्क्स का है जो कि आपका नॉन टेक्निकल होता है। तो आइए बात करते हैं कि टेक्निकल में किस तरीके का इसमें सिलेबस होता है। टेक्निकल में 75 का आपका वही सिलेबस होगा जो आपने आईटीआई में पढ़ा है। अगर आपने फॉर्म डाला है कोपा ट्रेड से आईटीआई और आपने किया कोपा से, तो आपका 75 मार्क्स का जो कोपा में आपने सिलेबस पढ़ा है, मतलब कि करंट में जो आईटीआई में सिलेबस चल रहा है वही आपका 75 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें जो 100 के 100 क्वेश्चंस है वो आपके एमसीक्यू टाइप के होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही पे आपको मार्क करना होता है। इसी तरीके से नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है 25 मार्क्स का, उसमें आपका बेसिक साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथ और करंट अफेयर से जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का भी होता है और इंडिया लेवल का भी
होता है। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसके बाद में जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, एक तो आपको इसका ऑन स्पॉट रिजल्ट दिखता है। MPESB जब एग्ज़ाम कराता है तो ऑन स्पॉट आपको रिजल्ट दिखता है। जैसे ही आपका 2 घंटे में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, इसके बाद आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। बट नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका एक फिर से रिजल्ट आता है, कट ऑफ आता है। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी ट्रेड से। जब आप इसका कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि जनरली भोपाल में होता है। गोविंदपुरा की जो सबसे बड़ी ITI है, गैस राहत ITI, उसमें इसके वेरिफिकेशन होते हैं। तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पर आना होता है, वो भी उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ। जो जनरल डिटेल्स भी आपको मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। बेसिक सैलरी इसकी 32,800 से 1,03,600 रुपये है। मतलब प्रमोशन होते होते आपकी सैलरी 1,03,600 रुपये तक, जब आप रिटायर होंगे तब आपकी इतनी सैलरी उससे पहले ही आपको मिलने लगेगी, रिटायर होने से पहले ही मिलने लगेगी। और प्लस आपको इसमें TADA भी मिलता है। ठीक है, तो मतलब अगर जैसे ही आपकी TO की जॉब लगती है तो पहले ही साल से लगभग आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से इसकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि एज हम TO ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो हमारा जो प्रमोशन है वो कितने साल बाद होता है। देखिए प्रमोशन का ऐसा है कि आप जैसे ही आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस ITI में कंडीशन क्या है। कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है। जैसे कि आप कोपा के ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, कोई वहाँ पर आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है तो आपको ही बना दिया जाए। लेकिन आपका जो फाइनल पोजीशन होगा प्रमोशन का वो होगा प्रिंसिपल का, या जिसको एक लैंग्वेज में बाबू भी बोला जाता है। तो काफ़ी अच्छी ये जॉब है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि CTI या फिर CITS होता क्या है। देखिए CTI का फुल फॉर्म होता है, CTI का फुल फॉर्म है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ये इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ से आपको 1 साल का डिप्लोमा करना होता है अगर आप TO बनना चाहते हैं। अदर स्टेट्स में जैसे कि UP है, राजस्थान है, इनमें पहले ही आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बट अभी तक MP में ये सर्टिफिकेशन लागू नहीं हुए हैं। जब आप TO बन जाते हो तो MP गवर्नमेंट अपने खर्च पे ये कोर्स आपसे करवाती है। आपको पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम इसको CTI बोले या फिर CITS बोले। CTI का फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। दोनों का सेम मतलब है, 1 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सर्टिफिकेशन होता है जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। बात ये ट्रेड वाइज होता है। अगर आप कोपा ट्रेड से हैं तो कोपा ही ट्रेड से आपको CTI या फिर CITS करना होता है। लेकिन MP में ये पहले से करना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको बाद में कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपने खर्चे पे खुद कराती है जब आप TO बन जाते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट। देखिए अगर आप फॉर्म बनना चाहते हैं जैसे आप SC ST OBC, तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 21 से लेके 45 तक है। और जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 21 से 40 अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिटायरमेंट की एज हम सभी को पता है, MP गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 62 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो रहे हैं। पहले 60 में होते थे, MP गवर्नमेंट ने इसको 2 साल एक्सटेंड किया है। तो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।